जय हिंद सभी बच्चों का। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। आज हमारा कंप्यूटर क्लास का दूसरा क्लास है। कितना क्लास है मेरे प्यारे बच्चों? आज कंप्यूटर क्लास का सेकेंड क्लास है, जो कि हम लोग टारगेट के रूप में लेके चल रहे हैं। बिहार बेल्ट्रॉन, यूपी पुलिस, सिविल कोर्ट, तमाम ऐसे एग्जाम जिसमें कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, और हम सभी प्रश्नों का PYQ के रूप में काफ़ी विश्लेषण करने के बाद कंटेंट बनाते हैं कि कौन से क्वेश्चन कौन से ईयर में कहाँ से पूछे गए हैं, किस किस से सवाल पूछ चुके हैं और कहाँ से आने वाले हैं। संभावित प्रश्न भी आप लोग के बीच लाने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल मैंने अगले क्लास में दिखाया था बेल्ट्रॉन के लिए, जो हम टारगेट कर रहे थे विशेष रूप से बिहार बेल्ट्रॉन, उसके तहत मैंने सिलेबस की सारी जानकारी दी थी पहले वाली वीडियो में। और आज मैं इसी जानकारी को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट क्लास की ओर देखेंगे। सबसे पहले जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है मेरे भाई बहन लोग कि कंप्यूटर क्या है। हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं और उसके बारे में ही ना जाने तो फिर बहुत ही शर्मिंदा की बात है कि हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं और कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर से क्या होता है, अगर यही नहीं जाने तो फिर हमारा पढ़ने का कोई ये मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, तो हमारे लिए जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित करने में, संसाधित करने में और प्रस्तुत करने में मदद करता है। जो डेटा को संग्रहित करने में यानी स्टोरेज करने में, संसाधित करने में यानी संसाधन के रूप में रखने में और प्रस्तुत करने में मदद करता है। आगे नेक्स्ट है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से लोगों को काम करने में भी मदद करती है, उसी को कंप्यूटर कहा जाता है। कुल मिलाकर के कहें तो कंप्यूटर वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके माध्यम से हम किसी चीज़ को टाइप करते हैं, उसको टाइप करके रखते हैं फाइल बाई फाइल फोल्डर में, और क्षणिक समय में ही, कुछ ही समय में हमको आउटपुट मिल जाता है, फास्ट काम हो जाता है, जो कि हम पेन और पेपर के जरिए उतने फास्ट नहीं कर पाएंगे। कुल मिला के कंप्यूटर उसी को कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर को देखना और जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है, इसलिए हम पहले नंबर कंप्यूटर से आपको परिचय कराएंगे। सबसे पहले ये देख लीजिए, हम अभी ये पैनल बोर्ड है एजुकेशन का, ठीक है, जिसमें हम पढ़ने और पढ़ाने में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये पूरी जो डायग्राम देख रहे हैं ये हमारे कंप्यूटर का विंडोज 10 इसमें डाला हुआ है। अगर विंडोज 10 की प्रॉपर्टीज देखना हो तो सीधे अपने माई कंप्यूटर वाले फोल्डर में जाइए। ठीक है, यहाँ से दिस पीसी पे क्लिक कीजिए, कनेक्ट कीजिए। ठीक है, और इस पे आप अपना प्रॉपर्टीज में चले जाइए। आपकी पूरी कंप्यूटर के बारे में ब्यौरा यहाँ पे मिल जाएगा। अबाउट योर पीसी मॉनिटर्ड एंड प्रोटेक्टेड। ठीक है, इसमें जो हमारा कितना क्या है, प्रोसेसर कितना है, 11 जनरेशन का इंटेल का लगा हुआ प्रोसेसर है। ठीक है, 8 GB रैम लगा हुआ है, तमाम ऐसी जानकारी। 64 बिट का ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है इसमें। 64 बिट और दो बिट का आता है, एक 32 बिट और एक 64 बिट। ठीक है, तो अभी जो जनरेशन के हिसाब से 64 बिट बहुत ही बेहतर कंप्यूटर होता है। ठीक है, इसमें आप रीनेम कंप्यूटर को कर सकते हैं। विंडोज का यहाँ पे विंडोज 10 होम इंस्टॉल है। क्या है मेरे प्यारे भाई? होम इंस्टॉल है। ठीक है, ये इतना डेट का सारा डेट, मतलब आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि रैम कितना है, रोम कितना है, इसमें प्रोसेसर कितना है, कौन से जनरेशन का हमें, और कौन से विंडोज अपडेट किए हुए हम। ठीक है, तो ये हुआ हमारे बेसिक जानकारी जो कंप्यूटर के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम जिस कंप्यूटर पे पढ़ रहे हैं उस पर क्या क्या है। बाकी सारे जो फोल्डर देख रहे हैं आप, इसको फोल्डर बोला जाता है, फाइल या फोल्डर। ठीक है, हम कोई भी न्यू फोल्डर बनाने के लिए हम क्लिक किए हुए रहते हैं या माउस का राइट क्लिक करते हैं, उसके बाद इतना सारा ऑप्शन आता है जिसमें हम न्यू वाले ऑप्शन पे चूज करते हैं। ठीक है, न्यू वाले चूज करने के बाद फोल्डर आता है ऑप्शन, आप यहाँ पे एक न्यू फोल्डर पे आ गए हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अगर इसको हमको रीनेम करना है तो इसी को क्लिक करके रीनेम पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कीबोर्ड ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से कीबोर्ड लेने के बाद मान लिया जाए लिख रहे हैं हर्ष।
ठीक है, या फिर लिख रहे हैं अपने एजुकेशन सेंटर का नाम लिख रहे हैं, रीनेम किया मैंने, यहाँ से बाकी चीज़ों को हटाया, यहाँ से शिफ्ट के साथ कैप्स ऑन कर देते हैं हम, टोटल सब बड़ा में लिखाएगा TGE, द ग्लोबल एजुकेशन, ठीक है, TGE द ग्लोबल एजुकेशन। चाहते हैं कि हम ये फोटो को इसमें डाल दें, सीधे ड्रैग करके यहाँ डाल सकते हैं और हमारा ये फोल्डर बनके तैयार है। इसी को मैंने कहा कंप्यूटर एक वैसी चीज है, वैसी उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित करने में, संसाधित करने में, ठीक है, हमने संग्रहित भी किया, संसाधित भी किया और न्यू फोल्डर के जरिए यहाँ पे रख दिया। मेरा बताने का मकसद कुल यहाँ था, ठीक है। इसको बोला जाता है बॉटम बार या टास्क बार, ठीक है, जिसमें हम लोग काम करते हैं, ठीक है। इस बार में जितने सारी सिस्टम दिख रहे हैं आपको, इसमें नोट जो खुला हुआ है, ये टाइपिंग वाले खुला हुआ है, फोल्डर खुला हुआ है, सारी चीजें जो देख रहे हैं आप ये टास्क बार के अंदर देख रहे हैं, इसको बोला जाता है होम, ठीक है। होम में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, सेटिंग मिल जाएंगे, सेटिंग में आप आइएगा तो इतना सारी चीज मिल जाएंगे, ठीक है। और इधर एक्टिविटी सारी चीज को देखने को, इसको बोलते हैं रनिंग कमांड, इसी में किसी भी चीज को सर्च मार सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये आपकी बेसिक नॉलेज होनी बहुत जरूरी है कंप्यूटर के लिए कि कंप्यूटर है क्या और कंप्यूटर से क्या कर सकते हैं हम, और कंप्यूटर कैसे चलाया जा सकता है। यहाँ से अगर इसको हमको ऑफ करना होता है तो सीधे इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से रीस्टार्ट कर सकते हैं या शट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। रीस्टार्ट करेंगे, कंप्यूटर फिर से ऑफ होगा और फिर से खुद ही ओपन हो जाएगा, लेकिन शट डाउन करने के बाद फिर ये ओपन नहीं होने वाला है जब तक आप नहीं चाहोगे, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर देखते हैं। अब हम पीपीटी अपने पैनल पे आते हैं, इंग्लिश में पढ़ लें इसको तो व्हाट इज कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट स्टोरेज, ठीक है, प्रोसेसर एंड प्रेजेंट डेटा, इट हेल्प्स पीपल टू वर्क थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। आगे की ओर देखते हैं हम, कंप्यूटर के घटक क्या हैं, कंप्यूटर कंपोनेंट्स, कंप्यूटर ऑफ कंपोनेंट्स, कंप्यूटर के घटक क्या क्या हैं, जिसमें हार्डवेयर आते हैं, ठीक है। द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर, ये क्या है, हार्डवेयर पार्ट क्या है। सबसे पहले प्यारे बच्चों थोड़ा कमेंट देख लूं मैं, काफी बच्चों लाइव है। सर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में अभी तक समझ में नहीं आया हमको, अरे बताया कब है कि अभी समझ में आ गया, अभी तो खोले ही हैं हम। चलिए ठीक है, बच्चों का डिमांड है कि सर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कहते किसको हैं। तो सॉफ्टवेयर पार्ट वो होते हैं जो आप केवल उसे महसूस कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं, आउटपुट मिल सकता है, ठीक है। लेकिन हार्डवेयर को हम लोग छू सकते हैं, ठीक है। जो भी अगर ये है तो ये हमारे हार्डवेयर है, ठीक है। पेन क्या है प्यारे बच्चों, हार्डवेयर है। ये जो देख रहे हैं ये भी हार्डवेयर है, ये भी हार्डवेयर है, ठीक है। लेकिन इसमें जो प्रोसेसिंग होकर काम हो रहा है, जितने भी सॉफ्टवेयर है, जिसको मोबाइल में एप्लीकेशन बोलते हैं, वही सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। मोबाइल में एप्लीकेशन के रूप में होता है और कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के रूप में होता है, तो उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं और इसको हार्डवेयर कहते हैं, कि जो पार्ट को हम छू करके महसूस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कीबोर्ड हार्डवेयर हो गया, माउस हार्डवेयर हो गया, पेन हार्डवेयर हो गया, मॉनिटर हार्डवेयर हो गया, ये सारे हार्डवेयर के पार्ट हैं। कंप्यूटर के भौतिक घटक जैसे प्रोसेसर, मेमोरी, स्टोरेज उपकरण और इनपुट आउटपुट डिवाइस को ही हम लोग हार्डवेयर कहते हैं, ठीक है। आगे है कि सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। कंप्यूटर को कार्य करने के लिए निर्देश देने वाले प्रोग्राम एवं एप्लीकेशन को ही सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अभी क्या बताया मैंने, एप्लीकेशन को ही सॉफ्टवेयर कहा जाता है। मोबाइल में एप्लीकेशन के माध्यम में देख सकते हैं और कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के माध्यम से देख सकते हैं। डेटा किसे कहते हैं, बहुत लोग के मन में सवाल है कि सर डेटा क्या होता है, डेटा किसे कहते हैं। तो डेटा हम कंप्यूटर में संग्रहित और प्रसंस्कृत जानकारी और सूचनाओं को डेटा कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में मैं बता दूं, मुझे कुछ यहाँ पे लिखना है, ठीक है, हम लिख दिए कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर में बोल दिए कि हमको 3 सॉफ्टवेयर की काम है। वीडियो के लिए PR Pro, ठीक है, और फोटो के लिए फोटोशॉप, शॉर्ट में कहें तो PS, ठीक है। और थर्ड हमको चाहिए ऑनलाइन कैनवा, ठीक है।
ये जो हम सेव करके रखेंगे, मान लीजिए इसको हम यहाँ से सेव करते हैं, एक्सपोर्ट किए और सेव कर दिए, तो ये जो स्टोर होगा इसी को हम लोग डेटा कहेंगे। ये क्या है मेरे प्यारे भाई? कंप्यूटर प्रो और PS कैनवा जो सारी चीज़ें लिखे ये हमारा डेटा है, एक सूचना है, जो सूचना को हम सेव करके स्टोरेज में रख सकते हैं। स्टोरेज क्या होता है? तो स्टोरेज आप अपने मोबाइल में जो मेमोरी कार्ड लगाते हैं, आप जो मोबाइल लेते समय बोलता है कि रैम इतना है और स्टोरेज इसका इतना है, ठीक है, तो वही स्टोरेज। स्टोरेज एक ये होता है, स्टोरेज एक रखने की जगह होता है, ठीक है, जैसे गोदाम में दाल चावल रखा जाता है उसी प्रकार से स्टोरेज में स्टोर करके हम लोग किसी भी डाटा को कंप्यूटर में रख सकते हैं, ठीक है, उसी को स्टोरेज कहा जाता है। उसका हम लोग चिप भी बोलते हैं, मेमोरी कार्ड भी बोलते हैं, SSD कार्ड बोलते हैं, HDD बोलते हैं, ठीक है, हार्ड ड्राइव डिस्क, सॉफ्ट ड्राइव डिस्क, सारे चीज डिस्क के अंदर भी हम लोग डेटा को संग्रहित करके रख सकते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर में संग्रहित और प्रसंस्कृत जानकारी और सूचनाओं को ही डेटा कहा जाता है। अब हम देख लेंगे कि कंप्यूटर की संरचनाएं क्या क्या है, कैसे कैसे कंप्यूटर वर्क करता है और किस किस सिस्टम से लगे होते हैं और कनेक्ट होते हैं। एक संरचना के माध्यम से हम दिखाएंगे कि कंप्यूटर की संरचना है। यहाँ पे मेमोरी यूनिट है, यहाँ पे कंट्रोल यूनिट है पूरा, यहाँ पे अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट है। अर्थमेटिक क्या है? जब हम कंप्यूटर में मैथ से रिलेटेड चीज़ें टाइप करते हैं ना, तो वहाँ पे ये क्या वर्क करता है? अर्थमेटिक लॉजिक ही वर्क करता है। अर्थमेटिक के जरिए ही मैथ वाले फार्मूला को हम लोग एक्सेल में चाहे किसी भी डाटा सोर्स में हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो गया, ये इनपुट डिवाइस हो गया। अब इनपुट किसे कहा जाता है, आउटपुट किसे कहा जाता है? बिल्कुल एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक को आपको ले जा रहे हैं हम, क्योंकि हमारा शुरुआत में ही आप PPT में देख चुके हैं लिखा हुआ कि बेसिक टू एडवांस, 0 टू एडवांस लेवल तक की होगी। और कौन सा सीरीज था? अब की बार नौकरी हमार, जेकरा में हम रउआ लोग के अगले क्लास में बतैले रहनी है, ठीक। तो आइए देखते हैं ये क्या था। ये इनपुट था और ये आउटपुट था। इनपुट का मतलब ही एंट्री करना होता है। हम कुछ भी चीज को लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम पेज को आगे बढ़ाए, ठीक है, ये मैंने इसको इनपुट दिया, ठीक है, पेज को पीछे किए, ये हमें आउटपुट दे दिया। जैसे इनपुट दिए तुरंत आउटपुट दे रहा है। इनपुट हम दे रहे हैं, आउटपुट मेरा कंप्यूटर दे रहा है। तो इसी को इनपुट और आउटपुट कर रहे हैं। लेकिन अंदर में काम क्या क्या कर रहा है? तो हमारे अंदर में CPU इसके वर्क कर रहे हैं, प्रोसेसर वर्क कर रहे हैं, रैम वर्क कर रहे हैं, जिसको मदरबोर्ड काम कर रहा है। मतलब पूरी एक सिस्टम जो CPU बोलते हैं, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, टोटल मिलाकर के वो काम करके हमको आउटपुट प्रोवाइड कराते हैं। अब जिस प्रकार के हम डाटा दें, मैथमेटिकल दें, नॉर्मल दें, ग्राफिकल दें, एनिमेटेड दें, सारा डेटा को जैसे इनपुट देंगे हमें आउटपुट देने का प्रयास करेगा। ये प्रयास नहीं, आउटपुट देगा ही निश्चित रूप से। जो भी हमने कोडिंग के अनुसार सजाएंगे उस हिसाब से आउटपुट मिलेगा, ठीक है। अब अगला क्या है कि कंप्यूटर के कई प्रकार होते हैं। दरअसल बात है कंप्यूटर एक प्रकार की होने भी नहीं चाहिए, उसमें भी कई प्रकार होनी चाहिए। तो कंप्यूटर का पहला प्रकार जो है डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है। जो हम लोग, डेस्कटॉप का मतलब ही होता है डेस्क, जिसे हम टेबल पे रख सकते हैं, ठीक है, अपने किसी भी एक टेबल बना करके ऑफिस में जो देखते हैं टेबल पे रख सकते हैं, उसी को डेस्कटॉप कहते हैं, जिसको हाथ में ले जाके इधर उधर नहीं रख सकते हैं, ठीक है, वो है डेस्कटॉप कंप्यूटर। ये बड़े आकार के कंप्यूटर होते हैं जो मुख्य रूप से एक अस्थाई स्थान पर रखे जाते हैं। प्यारे भाई, ये डेस्कटॉप कंप्यूटर कुल मिला के ये है कि जो भी हम लोग घरेलू काम के लिए या ऑफिशियल वर्क के लिए यूज करते हैं, कहीं उसको उठा बैठा के नहीं ले जा सकते हैं, एक जगह कहीं स्टेबल करके रख दिए, उसी को हम लोग डेस्कटॉप कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक है। अब लैपटॉप, बहुत लोग को सवाल मन में ये था कि सर डेस्कटॉप तो कहीं नहीं ले जा सकते हैं, कहीं ले जाने वाली भी तो कोई कंप्यूटर होगी ना, तो कहीं ले जाने वाली जो कंप्यूटर होगी वो लैपटॉप होगी, ठीक है। तो ये है पोर्टेबल कंप्यूटर होते हैं जो आसानी से लिया जा, कहीं भी लेके जाया जा सकता है, इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ठीक है, बहुत ही आसानी से अपना बैग में भी डाल दिए, हाथ में भी लेके चल दिए। तो ये लैपटॉप की ये खासियत है कि सारी कंप्यूटर वाली सिस्टम आपको एक हाथ में कहीं भी आप ले जा करके यूज कर सकते हैं। बस ट्रेवलिंग में, ट्रेन ट्रेवलिंग में, कहीं टूरिस्ट करने जा रहे हैं वहाँ लेके जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं वहाँ लेके जा रहे हैं, तो ये काम आप लैपटॉप के जरिए कर सकते हैं। तीसरा होता है कि टैबलेट कंप्यूटर।
अब आजकल के ये हो गए हैं कि टैबलेट में भी आ गए हैं। विंडोज 10 आप टैबलेट में भी डाल सकते हैं और कंप्यूटर के मजे उठा सकते हैं। इसलिए ये छोटे साइज के होते हैं और आमतौर पे टच स्क्रीन के साथ आते हैं। ठीक है, छोटे वाली आकार का होते हैं। आप लोग जो मोबाइल टैब यूज करते हैं ना, इस प्रकार के होते हैं। यहाँ पे स्पीकर या कैमरा रहते हैं, यहाँ पे आपको एक बटन दे दिया जाएगा, या यहाँ पे बटन भी नहीं होता, साइड में बटन रहेगा। ठीक है, यह स्क्रीन रहेगा पूरा, इसमें विंडोज रहेंगे। ठीक है, तो ये टैबलेट का भी प्रकार कंप्यूटर का होता है। आगे है स्मार्टफोन। ये हाथ में रखने वाले छोटे कंप्यूटर हैं जिन्हें फ़ोन के रूप में भी जाना जाता है। फ़ोन को भी कंप्यूटर से जोड़ा जा रहा है, इसे भी कंप्यूटर का रूप दिया जा सकता है। क्यों नहीं दिया जा सकता है भाई? क्योंकि सारा काम हम लोग फ़ोन के जरिए ही कर ले रहे हैं आजकल। चाहे वो किसी फॉर्म फिल करना हो, फोटो खींचना हो, प्रिंटिंग करवाना हो, सारा डिजाइनिंग हम लोग मोबाइल के जरिए भी कर ले रहे हैं। तो क्यों ना उसे कंप्यूटर माने, क्यों ना माने? मानना पड़ेगा, क्योंकि वो कंप्यूटर भी क्या है, स्मार्टफोन भी एक कंप्यूटर का रूप है। हम कंप्यूटर नहीं मान सकते हैं, लेकिन रूप मानने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, सर्वर क्या है। बहुत बार आप लोग ने सुना होगा कि सर्वर डाउन हो गया। सर्वर डाउन हो गया, इसका क्या मतलब? सर्वर होता क्या है? जब हमें जानकारी नहीं थी मेरे भाई, मैं बता दूं कि सर्वर का मतलब हम समझते थे नेटवर्क। ठीक है, जो डाटा हम लोग को चलता है, मोबाइल चलाते हैं, नेटवर्क स्लो चल रहा था, हम लोग सोचते थे कि सर्वर डाउन हो गया। दरअसल बात सर्वर उससे नहीं है। सर्वर एक स्टोरेज होता है। जो मैंने मेमोरी कार्ड, चिप्स वगैरह बताया ना, उसी प्रकार से बहुत बड़े बड़े सर्वर होते हैं। कुछ हम सर्वर का फिगर दिखा देते हैं आपको, क्रोम से खोल के। जस्ट वेट फ्यू मिनट्स। चलिए, ये जो सारी फिगर देख रहे हैं आप, ये सर्वर रूम का है। चलिए देख लेते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये सर्वर है। ठीक है, इसमें ये काम कर रही हैं लेडीज, जो यहाँ की इंजीनियर होंगी, और ये सर्वर रूम है टोटल। ठीक है, इसमें स्टोरेज रखा जाता है। जो भी हम लोग एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं, पूरे दुनिया में जो बिजनेस का डाटा चल रहा है, वो डाटा आखिर कहाँ रहता होगा? इतनी सारी लेबर की डाटा, इतने सारे फैक्ट्री की काम, इतने सारे कपड़ा उद्योग की काम, सारा चीज़ को जो लिखा पढ़ी नेट पे होता है, वो कहाँ रहता होगा? तो वो यही सर्वर में रहता है। ठीक है, सर्वर को परचेज किया जा सकता है, पर्सनली सर्वर खरीद सकते हैं आप छोटे माध्यम में, लेकिन बड़े माध्यम में आपको रखना है। जैसे अभी एपेक्स का सर्वर होता है, अमेजॉन का सर्वर होता है, AWS का होता है, बहुत सारे सर्वर ऐसी कंपनी हैं जो सर्वर अपना लगा बैठे हैं। ठीक है, उस सर्वर के जरिए आप अपना जगह वहाँ पे खरीद सकते हैं कि हमको इतना स्टोरेज का सर्वर चाहिए। उस हिसाब से आप सर्वर को परचेज करके अपना काम में यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे सर्वर रूम है। सर्वर में देखिए यहाँ पे निकाल रहे हैं सर्वर को। ठीक है, ये सर्वर ये एक तरीका से चिप होता है। ठीक है, बड़ा आकार का स्टोरेज होता है। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्टोरेज को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। सर्वर क्या है? ठीक है, ये शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं जो नेटवर्क के लिए जानकारी को संचित करते हैं और सेवाएं प्रदान करते हैं। वही हुआ कि जो स्टोरेज करके भी रखते हैं, जानकारी को सेव करके रखते हैं, और जो हम लोग पूछते हैं गूगल से कि ये क्या है, कंप्यूटर क्या है, तो जो आउटपुट हमको दे रहा है, अभी जैसे हमने पूछा सर्वर फोटो दिखाइए, तो वो कहाँ सेव है? वो सब सर्वर में सेव है। ठीक है, और वही आउटपुट हमको यहाँ पे दे रहे हैं। तो इसलिए अब उम्मीद करते हैं कि सर्वर में आप लोग को कोई दिक्कत तकलीफ नहीं हुआ होगा। हम बेसिक जानकारी इसलिए दे रहे हैं कि ताकि आगामी आने वाला जो भी हम क्वेश्चन सेट करने वाले हैं, लगभग प्रश्न हम यहाँ से भी कुछ प्रश्न उठाएंगे और क्वेश्चन आपको बताना होगा, नहीं तो यहीं से पेन चलाएंगे। ठीक है, चलिए आइए, बुरा मत मानिएगा, हम पेन नहीं चलाने वाले हैं और आपके पास जाने वाला भी नहीं है। ओके, चलिए आइए। गेमिंग कंसोल क्या होता है? गेमिंग कंसोल ये विशेष रूप से वीडियो गेम्स के लिए डिजाइन किए गए कंप्यूटर होते हैं। बहुत सारे गेम के शौकीन लोग होते हैं। जैसे कुछ दिन पहले PUBG का दौर था, टिकटॉक का दौर था,
टिकटॉक तो खैर ये सब सोशल मीडिया रील्स था, लेकिन पबजी था, ठीक है। फ्री फायर अभी भी यूज कर रहे हैं लोग, काफ़ी लोग अभी, इसके चलते कितने हानि हुआ, और भारत सरकार ने कुल मिलाकर इसको बैन करने का प्रयास किया। लेकिन आजकल के वीपीएन का ज़माना है, और वीपीएन लगा करके आप कुछ भी अनलीगल चीज़ को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं कि अभी भी पबजी चला सकते हैं आप वीपीएन लगा करके, लेकिन गलत चीज़ है। वीपीएन सिक्योर चीज़ नहीं होते हैं, और वीपीएन के लिए कुछ अलग अलग प्रकार की काम किया जा सकता है, जो कि आप इलीगल तौर पे काम कीजिएगा, ठीक है। तो हम सलाह नहीं देंगे कि आप लोग वीपीएन लगा करके कोई भी चीज़ को ये काम कीजिए। वीपीएन कोई अच्छा काम करने के लिए है तो वीपीएन लगाइए, बेहतर होगा। तो ये गेमिंग कंसोल है जो ये विशेष रूप से वीडियो गेम्स के लिए डिजाइन किए जाते हैं, ठीक है, वो भी कंप्यूटर होता है। अब एम्बेडेड कंप्यूटर क्या है? एम्बेडेड कंप्यूटर जो ये छोटे कंप्यूटर होते हैं जो अन्य उपकरणों से संगठित होते हैं, जैसे कि मोबाइल फोन, गाड़ियां और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं, ठीक है। चलिए, कंप्यूटर के कई फायदे हैं, यहाँ कुछ मुख्य फायदों को आप लोग को हम दिखाएंगे कि तेजी और क्षमता, तेजी और दक्षता या क्षमता कह सकते हैं। कंप्यूटर काम को तेजी करने में सक्षम होते हैं और मानव त्रुटियों को कम करते हैं। अभी जो पहला सवाल मैंने किया था कि कंप्यूटर हमको क्यों पढ़ना चाहिए और कंप्यूटर से हम क्यों काम करेंगे, हम तो पेन पेपर से भी काम कर सकते हैं। पहले भी तो डेटा सब लिखाता था ना, डायरी मेंटेन होता था, लेकिन अब डायरी को कम प्रयोग क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इसमें हम लोग कोई भी काम को सबसे पहले तो जल्दीबाजी में कर लेते हैं, फास्ट में काम कर लेते हैं। हमको अगर एक पन्ना पूरा राइटिंग लिखने में 10 मिनट का टाइम लगता है, ये राइटिंग लिखने में अगर हम बोल के, इसमें सबसे पहले तो बोल के टेक्स्ट लिख सकते हैं। अब इतने सारे एआई टूल्स आ गए हैं, ठीक है, एआई इतने सारे टूल्स आ गए हैं कि मत कहिए कि छोटे से बड़े बड़े काम छोटे मिनटों में हो जाते हैं। अगर हमको कोई स्लाइड पीपीटी बनाना है, एक बार गाँव में जाकर के लिख दिया हमको कंप्यूटर संबंधित स्लाइड चाहिए, वो पूरी 10-20 से पेज में स्लाइड आपको मिल जाएगा। ये कहिए कि मन पसंदीदा स्लाइड नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें आप कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं, हिंट जरूर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कंप्यूटर का काम तेजी करने में ये सबसे बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है कंप्यूटर का। और प्लस में त्रुटियां, जो हम लोग मानव अपने दिमाग से कुछ अगर काम करते हैं तो बहुत सारी गलतियां होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन कंप्यूटर बहुत से कम मतलब त्रुटि निकालेगा, बाकी पूर्ण रूप से सही निकालेगा सूचनाएं, ठीक है। संचार क्या है? कंप्यूटर संचार को बढ़ाते हैं, वो ईमेल, चैट, वेबकैम, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से लोगों के बीच संचार को आसान बनाते हैं। क्या बोल रहे हैं प्यारे बच्चों? संचार क्या है? तो संचार, कंप्यूटर संचार को बढ़ाते हैं, कंप्यूटर ही संचार को बढ़ाते हैं। कैसे कैसे माध्यम में? वो ईमेल के माध्यम में, चैट के माध्यम में, वेबकैम, सोशल मीडिया के माध्यम में। इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है सर, ये सब स्लाइड लेके आ गए और आप स्लाइड करते जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं सीधे आंखों में डालकर बात कर लूं कि संचार एक ऐसा माध्यम है कि जो पहले चिट्ठी लिखते थे हमारे पूर्वजों लोगों ने कहीं मैसेज भेजने के लिए, वो डाक पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेजते थे, तब वहाँ 10 दिन के बाद जाता था, और आज हम फोन पे ही बाबू सोना कर ले रहे हैं। समझ में आ रहा है? इसी को संचार कहते हैं कि संचार का साधन कंप्यूटर इतना तेज बना दिया है कि आज आप बेड पे सोए सोए हाय हेलो कैसे हैं, आप कैसे हो, मन नहीं भरा तो वीडियो कॉल घुमा लिए, हाय बाबू, हाय सोना, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। अब पता चल गया कि ज़्यादा बाबू सोना के फेरा में रह गए आप, तो फिर आपकी मोय मोय हो जाएगा, ठीक है। तो मोय मोय होने से लिए बचिए। और यहाँ देखिए कि संचार का उपयोग कंप्यूटर अगर हमको बनाया है, सरल बनाया है, तेज बनाया है हमको संचार का माध्यम, तो हम उसको सही यूटिलाइज करें और सही कामों में प्रयोग करें। संचार के माध्यम से आप हमें अभी देख पा रहे हैं, नहीं तो आपको देखने के लिए हमारे ऑफलाइन सेंटर में आना पड़ता, लेकिन आज आप अपने घर से देख रहे हैं, आप अपने जगह से देख रहे हैं। वो एक संचार का माध्यम है जो हम यहाँ कंप्यूटर और कैमरे के जरिए आप तक पहुँचा रहे हैं कंटेंट को, और आप घर बैठे मोबाइल के जरिए देख रहे हैं। तो ये माध्यम संचार का था। बहुत लोग को लगता होगा कि सर पीपीटी लेके आ गए हैं, कुछ आता नहीं है, बस यहाँ अंडरलाइन लगा करके और पार कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ नहीं है, आपको जो सवाल मन में आता है हमसे डायरेक्ट कीजिए, हम हर सवाल का जवाब देंगे, क्योंकि मैं संचार का माध्यम आपको क्लियर रूप में समझा दिया, वो भी अपने नॉलेज में, अपने बेसिक बोलचाल की भाषा में, कि आप जो बाबू सोना करते हैं बस संचार का वो माध्यम है कि आप जल्दीबाजी में कर ले रहे हैं, इतनी फास्ट कंप्यूटर के जरिए संचार बन गया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि संचार अच्छे से समझ में आ गया होगा। तीसरा पॉइंट है संग्रहण और विवरण।
संग्रहण और विवरण। कंप्यूटर डेटा को संग्रहित करने, विवरणीकरण करने और उसे प्रतिबंधित करने में मदद करता है। संग्रहण और विवरण क्या है, तो पहले ही बता चुके थे। संग्रहण ही स्टोरेज है, स्टोरेज ही चिप है, हार्ड ड्राइव डिस्क है, सॉफ्ट ड्राइव डिस्क है, ठीक है। तो ये सारी चीज जो है, हम लोग जो मेमोरी कार्ड में गाना वीडियो रखते हैं, फोटो रखते हैं, जो बोलते हैं स्टोरेज फुल हो गया डिलीट मारो, तो स्टोरेज यही फुल होता है। तो संग्रहण का मतलब वही होता है स्टोरेज, जहाँ पे हम चीज़ों को रख रहे हैं। फोटो क्लिक किए, सेल्फी ले लिए, ठीक है, रील्स देख लिए, 10 गो डाउनलोड कर लिए, वो कहाँ स्टोर हो रहा है, वो स्टोरेज में हो रहा है, संग्रहण में हो रहा है, ठीक है। उसका विवरणीकरण करने में, उसे प्रतिबंधित करने में मदद करता है। कौन करता है? कंप्यूटर करता है, ठीक है। तो कंप्यूटर का भी क्या हम बता रहे हैं, कंप्यूटर के फायदे बता रहे हैं। पहला फायदा तेजी और क्षमता, दक्षता पूरी भरपूर मात्रा में, संचार को फास्ट करना इसी का माध्यम है। तीसरा फायदा संग्रहण और विवरण करने में, स्टोरेज को रखने में, और विवरण से तुरंत टाइप करो फलना वीडियो में कहाँ रखे। कोई भी मान लिया फोल्डर बनाते हैं आप लोग फोटो का, शादी वाला फोटो का फोल्डर बना दिए हम, कहीं घूमने गए वहाँ का फोटो फोल्डर बना दिए, ठीक है। अब जैसे ही फोटो सर्च मारेंगे शादी वाला फोटो, सीधे आपको शादी वाला सारा फोटो दिखा देगा। तो वो किसके माध्यम से? वो संग्रहण के माध्यम से दिखाएगा आपको कि आप संग्रहित अच्छे ढंग से किए, फोल्डर अच्छे ढंग से बनाए, वही विवरण को आप दीजिएगा, आपको तुरंत आउटपुट मिल जाएगा। नहीं तो पता चला कि शादी का 3000 फोटो है, आप स्क्रॉल करते जा रहे हैं, उसमें मैं कहाँ हूँ। अब इतने अच्छा आ गया है कि आप उसको, आपको गोल गोल चेहरा आपको गैलरी के नीचे दिखाई दे देगा। बढ़िया बढ़िया फोटो चूज करके एक मेन पॉइंट पे आपको डाल देगा यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ से भी डायरेक्ट क्लिक करके आप देख सकते हैं फोटो को कि मैं यहाँ पे कौन हूँ, ठीक है। तो इसलिए अब संग्रहण और विवरण भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले नेक्स्ट पॉइंट है संवेदनशीलता। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? संवेदनशीलता। कंप्यूटर लोगों का गहरी और व्यापक जानकारी तक पहुंचने में मदद करता है, जो उन्हें एक नए विचार और विचार का संचार करने में सक्षम बनाता है। कुल मिलाकर ये कहूँ कि कंप्यूटर एक इतनी तेज, मतलब कंप्यूटर लोगों का गहरी और व्यापक सोच प्रदान करता है, जहाँ तक हम लोग सोच नहीं पा रहे हैं। अभी बैठे बैठे हम लोगों ने अभी सर्वर को आप लोग को दिखा दिए। कैसे दिखा दिए? क्योंकि हम लोग जो सोच नहीं सकते थे वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? नहीं तो अभी हमको सर्वर देखने के लिए सर्वर रूम जाना होता, जो कि हम लोग के लिए बाध्य होता और हम लोग देख नहीं पाते। लेकिन आज हम फोटो के माध्यम से, नेट के माध्यम से, संचार के माध्यम से और कंप्यूटर के माध्यम से सीधे देख पा रहे हैं हम। तो इसीलिए कंप्यूटर का जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। जितने दाल भात रोटी खाने से जीवन का महत्व है, उतने पढ़ाई में, एजुकेशन में कंप्यूटर पढ़ने का भी एक अलग ही महत्व है। क्योंकि आजकल जो जमाना चल रहा है, बिना कंप्यूटर का आप कुछ प्रमोशन नहीं ले पाइएगा। अगर मान लिया कोई सरकारी जॉब में आप कार्यरत हैं, अगर वहाँ कंप्यूटर संबंधित कार्य हो रहा है, आपको कंप्यूटर की जानकारी नहीं है, तो आप कंप्यूटर से संबंधित अगर आपको प्रमोशन होने वाला है तो आपका प्रमोशन रुक जाएगा, क्योंकि आप कंप्यूटर का नॉलेज नहीं ले चुके हैं। तो इसलिए इतनी ज़रूरी है जितनी आपको होनी चाहिए, और इसकी ज़रूरतों को समझिए और इस पर विचार करते हुए आगे क्यों हम बढ़ते हैं। तो संवेदनशीलता यही है कि कंप्यूटर लोगों को गहरी और व्यापक जानकारी तक पहुंचने में मदद करता है। जैसे हम उसके बारे में अगर जानना चाहेंगे कि सर्वर और क्या होता है, उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, उसके डीपली ज्ञान हम कंप्यूटर के जरिए ले सकते हैं। इसलिए कंप्यूटर के हम इतने सारे फायदे बताए कि तेजी से संचार है, संग्रहण और विवरण कर सकते हैं। संवेदनशीलता इसका यही रहा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे प्यारे भाई कि क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्या है कि कंप्यूटर लोगों को नई और अभिनव रचनात्मक सोच पैदा करता है, ठीक है, प्रोत्साहित करता है, करने में मदद करता है, जिसकी डिजाइन, लेखन, गतिविधियां, विकास होता है इसमें। अब कुल मिलाकर के कहें तो किसी बच्चों का अगर राइटिंग नहीं बनता है, ठीक है, लेकिन कंप्यूटर अगर हम लिखते हैं तो कंप्यूटर अपना राइटिंग में बना लेता है। उसका कोई भी राइटिंग, आप कई प्रकार का फॉन्ट चूज कर सकते हैं, जिसमें यहाँ पे बोला कि डिजाइनिंग, लेखन और गतिविधियों में कई प्रकार की गतिविधियां। ऐसा होता है कि जो आप लिखने में, कोई भी चीज़ों का डिजाइन करने में, जैसे हमने यहाँ पे फोटो लगाया, इसके बैकग्राउंड रिमूव किया, यहाँ पे हर सर लिखा हमने, यहाँ पे सारी चीज़ को अच्छे से डिजाइन किया, तो वो क्या है? ये क्रिएटिविटी है। हमारा क्या फायदा है कंप्यूटर का? तो क्रिएटिविटी भी एक फायदा है कि हम इतने अच्छे तरीके से डिजाइन करके आप पीपीटी प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो आपको देखने में अच्छा लग रहा है और समझने में भी अच्छा लग रहा है। हमने यहाँ पे रेड कलर क्यों किया? क्योंकि इसको पॉइंट बनाना था। इसको ब्लैक कलर क्यों किया? क्योंकि आपको ये पूरी चीज़ को समझना था। तो ये हो गया क्रिएटिविटी। तो बेहद ज़रूरी हो जाता है कि कंप्यूटर के क्या फ़ायदे हैं, और ये सारे फायदे हम लोग देख रहे हैं। शिक्षा, कंप्यूटर से शिक्षा भी लिया जा सकता है, जो अभी हम आपको दे रहे हैं वो शिक्षा के माध्यम में ही दे रहे हैं। इसका यह है कि कंप्यूटर शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि ऑनलाइन पाठ्यक्रम,
शिक्षकों के लिए संसाधन और छात्रों के लिए संदर्भित सामग्री। क्या क्या मेरे प्यारे बच्चों? ऑनलाइन पाठ्यक्रम, जैसा कि आप हमें ऑनलाइन पाठ्यक्रम के जरिए आप मुझे देख रहे हैं और आप हमसे इतनी सारी जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं, तो ये शिक्षा का सबसे बड़ा रूप है। दूसरी है शिक्षकों के लिए संसाधन। मान लिया जाए हमें कोई कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, अब मुझे यहाँ पे कंप्यूटर का फिगर लगाना है, जैसा कि हमने पिछले पीपीटी के जरिए देखा था। मैं दिखा दूं, अब जैसे कि मैंने ये कंप्यूटर लगाया था, ठीक है, तो हम कंप्यूटर कैसे लगा बैठे, कंप्यूटर के जरिए ही कंप्यूटर को हम लगा बैठे इसे, ठीक है। हमने चीज़ों को खोजा, मुझे लगा कि नहीं इसको बताना चाहिए कि ये मॉनिटर है, ये कीबोर्ड है, ये सीपीयू है, ये एसडीडी है, ये यूपीएस है, ठीक है, ये स्पीकर है, ये माउस है, ये प्रिंटर है, ठीक है। मैंने इस सारे चीज़ों को इसलिए लगाया ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। जो विजुअली चीज़ होता है बच्चों को देख करके बेहतर तरीके से समझे, क्योंकि आप लोग ऑफलाइन में भी है नहीं कि हम आपको कंप्यूटर दिखाएं, आपको प्लग दिखाएं, आपको माउस दिखाएं, इसलिए आपको फिगर के जरिए ही हम दिखा पा रहे हैं। और वो भी क्या फ़ायदा है कंप्यूटर का, इसमें बता रहे हैं कि इसमें क्या शिक्षा के जरिए, जैसे शिक्षकों के लिए संसाधन, हमारे लिए वो संसाधन का काम किया कि हम आप लोग को कंप्यूटर दिखाने में मदद किए, ठीक है। और छात्रों के लिए संदर्भ ज्ञान, ठीक है, संदर्भित ज्ञान या सामग्री, बहुत सारे सामग्री, जैसे कि आप लोग को कॉलेज का नोट्स बनाना होता है, या चाहे तो उसकी प्रयोगशाला वाले सारे सिस्टम बनाना होता है, तो आप खुद से सोच नहीं पाते हैं, वो चीज़ को आप गूगल पे डालते हैं कि गूगल हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, आपको वो सारी चीज़ दे देता है। तो उसको छात्रों के लिए और भी बेहतर जानकारी भी प्रदान करता है। ये भी हमारे लिए कंप्यूटर के फायदे हैं। आगे है रोजगार की संभावनाएं, बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, कि आगे जो है रोजगार संभावनाएं क्या है इसमें कंप्यूटर के क्षेत्र में। तो भाई रोजगार ही रोजगार है। अगर आप कंप्यूटर सीख लेते हैं तो आपको कभी बेरोजगारी से जूझना नहीं पड़ेगा, और वो भी अच्छे खासे जॉब मिलेगा। एसी वाले रूम में बैठ के आप काम कर पाएंगे। कोई भी कंप्यूटर आपको झोपड़ी या ठेला या कहीं पे लगा के नहीं दे सकता है। जब भी आपको कंप्यूटर मिलेगा तो एक बढ़िया सा ऑफिस मिलेगा आपके लिए, एक राउंडिंग कुर्सी मिलेगा, एसी लगा रहेगा, पंखा लगा रहेगा, मतलब संसाधन की हर चीज़ मिलेगा, सुख सुविधा एकदम ऐश मौज के साथ आप ड्यूटी कर पाइएगा। ये हमारे रोजगार की सबसे बड़ी फायदा है। आगे हम देख लेते हैं इसमें पॉइंट क्या क्या कवर किया गया है। कंप्यूटर के उपयोग से लोगों को नौकरी, ठीक है, मैंने पहली बात नौकरी की बात बताया। आय के संभावनाएं, पैसे कमाने की संभावनाएं। एक बात बता दूं मैं कि मैं अगले क्लास में भी बताया था कि अगर आपके पास पैसे हैं तो लोग पूछेंगे कैसे हैं, ठीक है। इसलिए पैसे की अहमियत इतना दीजिए कि जितना आप अपने जीवन में और किसी चीज को ना दिए होंगे, ठीक है। तो पैसा कमाना बहुत जरूरी है मेरे भाई, ठीक है। अगर आपके पास पैकेट में पैसे हैं तब ये लोग पूछेंगे कैसे हैं, नहीं अन्यथा कोई पूछने वाले नहीं है, चाहे वो घर, आपके परिवार, आपके दोस्त, चाहे यार। क्योंकि आजकल के दुनिया मतलबी है, ये मानना पड़ेगा कि मतलबी हैं। आपको मतलब के लिए लोग याद करेंगे, नहीं तो फिर क्यों करेंगे। किसके पास इतना फुर्सत टाइम है? और जिसके पास टाइम है वो निकम्मा है समझो। तो जिसके पास समय का कोई ज्ञान नहीं है, कोई समय का यूटिलाइज सही तरीके से नहीं कर पा रहा है, तो वो उसको आप निकम्मा में सीधे घोषित कीजिए। क्योंकि जिसके पास सही समय का सही ज्ञान नहीं है वो इस दुनिया में कुछ कर नहीं पाएगा। अगर आप मेरे से अभी पढ़ रहे हैं, हम अभी आपका समय ले रहे हैं, आपका समय दे रहे हैं हम, तो कहीं ना कहीं हम आपका सही समय का सही प्रयोग करवा रहे हैं। अन्यथा किसको सोना अच्छा नहीं लगता है, किसको घूमना अच्छा नहीं लगता है, किसको ऐश करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप ऐश कब कर पाइएगा? जब आपके पैकेट में कैश होगा। इसलिए पैसे की अहमियत बहुत ही जरूरी है मेरे प्यारे भाई। अगर आपके पास पैसे आ रहे हैं आपको पूछने वाला 1000 मिल जाएंगे, आपके परिवार मिल जाएंगे, आपके दोस्त मिल जाएंगे, आपके यार मिल जाएंगे। तो चलिए हम आगे की ओर देखते हैं कि जैसे वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डिजाइनिंग के में अब क्या क्या कह रहा है कि रोजगार की संभावनाएं किस किस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है। जैसे अभी हमें टाइपिस्ट की सख्त ज़रूरत है। अगर आप लोग के बच्चे में, आप लोग में जो भी टाइपिस्ट हैं अच्छे खासे, जिनका टाइपिंग स्पीड 30 है इंग्लिश हिंदी का, वो हमसे संपर्क डायरेक्ट कर सकते हैं इस नंबर के जरिए। मैं नंबर लिख दूँ यहाँ पे, चलिए रोजगार मैं आज ही आपको दे देता हूँ। इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कीजिए और मैं रोजगार देने को तैयार हूँ। अच्छे खासे पेमेंट भी देंगे। काम क्या करना है, बस इस तरीके से पीपीटी और स्लाइड बनाना है आपको।
ठीक है। तो जो भी विद्यार्थी, जो भी बच्चे इच्छुक हैं, तो हमसे ये इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी रोजगार देने को तैयार हैं। मेरे पास पढ़ाई के साथ साथ आपको रोजगार भी देना मेरा कर्तव्य बनता है, और मुझसे जितना बनेगा हम उतना रोजगार देने का प्रयास करेंगे। मेरे पास ट्रेनिंग भी और प्लेसमेंट भी साथ में, और फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका फी कितना होगा, मैंने शुरू में ही बताया था कितना फी होगा, तो 0 रुपया होगा, कुछ फीस नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन आपको उसके लिए मैंने बताया था कि गुरु दक्षिणा के रूप के लिए हमें आपको इस लिंक, जो मेरा वीडियो है, कुछ और लोगों तक पहुंचाएं ताकि उसका भी मदद हो पाए, कुछ और लोगों तक भेजें ताकि वो भी हमें जान पाएं, और वो भी उनका ज्ञान मेरे बदौलत कुछ ना कुछ इंक्रीज हो जाए, और वो भी सही मार्ग पे आ जाए। अगर आज भी जो टाइपिस्ट हैं, अगर उनके पास अगर ये आज ही वीडियो जाता, वो मुझे तुरंत कांटेक्ट करते। इसलिए मैं बोलता हूं कि चीज़ों को शेयर कीजिए। शेयर करने में आप लोगों को कोई रुपया पैसा नहीं लगने वाला है, ठीक है। हम ये नहीं कहेंगे कि मेरा कंटेंट अच्छा लगता है आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नहीं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, ठीक है। मैं इतना जरूर जानता हूं कि जो मुझे पसंद करेंगे वो लाइक करेंगे ही, जो हमारे कंटेंट को पसंद करेंगे वो लाइक करेंगे ही, जिनको हमारी ज़रूरत है वो सब्सक्राइब करेंगे ही। तो फिर हमको बोलने से क्या है, कभी भी मांगने से भीख नहीं मिलता है। जो ईमानदार पर्सन होते हैं उसके सिचुएशन, उसकी स्थिति देख करके वो दिया जाता है। तो मांगने से मौत नहीं मिलता है किसी का, मौत के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है, ठीक है। उसके लिए कई चरणों से गुजरना पड़ेगा आपको, तब ये मौत मिलेगा। इतनी आसानी से भी मौत नहीं मिलता है। आप सोच लिए कि अब जीना व्यर्थ लग रहा है, तो आसानी से मौत भी नहीं मिलता, ठीक है। जितनी आसानी से जन्म नहीं होता, उतनी आसानी से आपको मौत भी नहीं मिलता। बाकी कुछ बेहुदा लोग होते हैं जो मौत जबरदस्ती लेना चाहते हैं, तो उनसे क्या हो जाएगा, वो किसके क्या लेके जाएंगे। आप लोग के भी कभी मन में ऐसा कभी सिचुएशन आए, घर परिवार से टेंशन हो जाए, कभी ये सब गलत चीजें मत सोचा कीजिए आप लोग, ठीक है। जीवन मिला है, इसको अच्छे तरीका से जिएंगे और संघर्ष करके जिएंगे। जीवन ही संघर्ष है, ठोकर लगते रहता है, होश आते रहता है, ठोकर लगते रहेगा, होश आते रहेगा। सो प्लीज अपने होश को होशियारी से, समझदारी से काम लीजिए और अपने लक्ष्यों को पूरा कीजिए। यार दुनिया में क्या है, आए हैं कुछ करके जाएंगे, बिना किए हुए तो नहीं जाएंगे, इतना जरूर ठान लो। एक बच्चे बोल रहे हैं सर आप पढ़ाते बहुत अच्छे हैं और साथ साथ मोटिवेट भी बहुत अच्छे करते हैं, आप हमारे दिल की बातों को बोलते हैं। तो मैं शुरुआत क्लास में ही बोल दिया था कि हम भी आप जैसे स्टूडेंट ही हैं, ठीक है। और एक स्टूडेंट के नज़रिया से ही आप लोग को हम देख रहे हैं। अपनी स्थिति के अनुसार जो मैंने चीज़ों को झेला है वो कभी आप लोग को नहीं झेलने देंगे हम। इसलिए कंप्यूटर का हम सब्जेक्ट इसलिए ले गए हैं कि कंप्यूटर इस दुनिया में बता रहा हूँ मैं कि एक ऐसा सब्जेक्ट बन चुका है कि आप इसको अगर सीख जाते हैं तो आपको कभी भी नौकरी की दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। अगर आप कंप्यूटर का ज्ञान नहीं लेते हैं तो मुझे लगता है कि आप अगर 100 इंटरव्यू दीजिएगा आपको 1% सेलेक्ट होने के चांस है। लेकिन अगर कंप्यूटर सीख लेते हैं और 100 को इंटरव्यू दीजिएगा, 100 का 100% आपको कन्फर्म है कि आपको उस इंटरव्यू से बुलाया जाएगा कि हाँ आइए, आप कंप्यूटर सीखे हुए, आपके पास अच्छे ज्ञान है, आप ये काम कर लीजिएगा, तो आइए मेरे पास, ठीक है। इसलिए कंप्यूटर की महत्व दीजिए आप लोग और अच्छे ढंग से पढ़ाई कीजिए। आगामी आने वाले में जो भी एग्जाम के जरिए हम सेट प्रैक्टिस ला रहे हैं उसमें बेहतर क्वेश्चन को हम डालेंगे और उस सेट भी आप लोग लगाइए, बहुत ही बेहतर कंटेंट रहेगा। चलिए तो आगे क्या था, रोजगार की संभावनाएं में बता रहे थे कि कंप्यूटर का उपयोग लोगों को नौकरी और आय के संभावनाएं में मिलती है, जैसे कि वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डिजाइनिंग में, ठीक है। तो वेब डेवलपमेंट क्या हो गया, वेबसाइट को हम लोग डेवलप करते हैं। अब मान लिया हमें द ग्लोबल एजुकेशन का हमें एक वेबसाइट बनाना है, तो www.theglobaleducation.com, ठीक है। ये साइट बनाने के लिए हमको उसको एक डोमेन खरीदना पड़ता है, उसके डेवलपमेंट करना पड़ता है, ठीक है। पूरी 01 का कोडिंग जो होता है, कोडिंग के जरिए हम लोग वेबसाइट को डेवलप कर पाते हैं। तो यही बोल रहे हैं कि वेब डेवलपमेंट में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, वही वेब डेवलपमेंट हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जैसे एप्लीकेशन बनवा रहे हैं हम अपने नाम का, द ग्लोबल एजुकेशन के नाम का, तो वो हमारी क्या हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया। डिजाइनिंग हो गया, जो अभी हम नंबर दिए वो हम किस लिए बुला रहे हैं, आप लोग को डिजाइनिंग करने के लिए बुला रहे हैं। कंप्यूटर के क्या फायदे हैं, सारे जो डायग्राम देख रहे हैं आप लाल पट्टी में देख रहे हैं, ये सब क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये डिजाइनिंग हो गया। आगे है कि कंप्यूटर का इतिहास बहुत पुराना है और इसमें कई महत्वपूर्ण घटनाएं शामिल है। यहाँ कंप्यूटर के महत्वपूर्ण मोमेंट्स की कुछ चर्चित घटनाओं का एक संक्षिप्त इतिहास है, ठीक है। पहला क्या है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में हम बताने जा रहे हैं कि अंकगणितीय उपकरण। कंप्यूटर का इतिहास उन्हीं दिनों से जब मानव के पहली बार अंकगणितीय परिकल्पनाओं को बनाना शुरू किया गया था। एक वर्ष, ठीक है,
एवाकस है कि एक प्राचीन अंकगणितीय उपकरण है जो लगभग 2500 ईसा पूर्व में चीन में विकसित हुआ था। एवाकस का जो अंकगणितीय परिकल्पनाएं हैं जो 2500 ईसा पूर्व में ही चीन में डेवलप हुआ था। ठीक है। दूसरा है कि धाक किनी मशीन। ठीक है। 19वीं शताब्दी में चार्ल्स बेबेज ने धाक किनी मशीन का डिजाइन किया जो कि अंकगणितीय कार्यों का स्वचालित रूप से करने में मदद हुआ था। तीसरा है एनियक। ये विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जिसे 1946 में एवर्ट आई स्टेनली, जॉन प्रोफेसर थे ये, और मॉकली ने विकसित किया था। ठीक है। आगे देख लेते हैं ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का कब निर्माण हुआ था? पहले बड़े बड़े ट्रांजिस्टर के जरिए ही कंप्यूटर को क्रिएट किया गया था। अब तो छोटे छोटे ट्रांजिस्टर आ गए हैं, छोटे छोटे किट में इतनी छोटी छोटी चीजें देख रहे हैं, वो सारे चीजें नहीं तो पहले बड़े ट्यूबलाइट के जैसे ट्रांजिस्टर बनाया जाता था। ठीक है। तो ट्रांजिस्टर क्या था? 1947 में विलियम शॉकली ने, जॉन बर्डिन ने और वाल्टर ब्रेने ने पहला ट्रांजिस्टर विकसित किया था जो कि कंप्यूटर तकनीकी प्रकृति के लिए महत्वपूर्ण था। प्यारे बच्चों, ट्रांजिस्टर का एक अहम ही भूमिका था कंप्यूटर में कि अगर ट्रांजिस्टर नहीं होता तो शायद कंप्यूटर का विकास नहीं हो पाता, क्योंकि इसी के जरिए सारा डाटा, इंफॉर्मेशन से लेकर हर चीज को डिजाइन किया गया था। ठीक है। जस्ट ये क्या था? IBM 360 1964 में IBM द्वारा लॉन्च किया गया पहला संगणक परिवार था जिसे संगणक विज्ञान के कई क्षेत्रों के लिए कंप्यूटर उपलब्ध थे। ये पीसी क्या था? पर्सनल कंप्यूटर। 1970 के दशक में पीसी की शुरुआत हुई। पर्सनल कंप्यूटर पीसी की शुरुआत कब हुई मेरे प्यारे बच्चों? वो 1970 के दशक में पीसी की शुरुआत हुई जिसने व्यक्तिगत उपयोग के लिए कंप्यूटर को आम बनाया था। वो अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए आम बनाया था। IBM एक प्रमुख योजनाएं हैं। IBM 5150 1981 में लॉन्च किया गया था। ठीक है। इंटरनेट बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि सर इतनी सारी चीजें जो है सारे वर्क तो ऑफलाइन नहीं हो पाएंगे। तो बात सही है कि सारे चीज ऑफलाइन नहीं हो सकते हैं, इसके लिए ऑनलाइन आना अति आवश्यक हो जाता है। जैसे अभी क्रोम पर हम लोग खोजे, क्या खोजे प्यारे बच्चों? सर्वर खोजे। तो सर्वर किस वजह से खोजे? हम खोजने में कौन सा मदद किया हमें? तो वो हमें इंटरनेट मदद किया। हम इंटरनेट के जरिए एक दूसरे सूचनाएं तक जा पहुंच पा रहे हैं। नहीं तो हमारे जो ऑफलाइन कंप्यूटर में जो भी फाइल फोल्डर में सेव करते हम उसी चीज को देख पाते। अन्यथा क्रोम से जो अभी डाटा हम कुछ भी लाना चाहेंगे वो इंटरनेट के जरिए ही लाते हैं। ठीक है। तो इसमें 1960 के दशक में RPA के लाखों संगणक को एक नेटवर्क में जोड़ने के लिए टीम गठित किया गया। उसमें प्रोजेक्ट शुरू किया गया जो बाद में इंटरनेट का रूप जाना गया। कब मेरे प्यारे बच्चों? इस सब डेट याद रखिएगा क्योंकि ये सब डेट हम क्वेश्चन में डालने वाले हैं, इसलिए और क्वेश्चन में अच्छे खासे परफॉर्मेंस देना है। हम उसका डिस्कस भी करेंगे और क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो ये सारी डेट जो ट्रांजिस्टर कब बना? तो 1947 में बना। IBM 360 कब बना? तो 1964 में बना। PC कब बना? तो 1970 में बना। इसलिए हम डेट को साथ में रखे हैं कि किस साल में कौन सी चीज का निर्माण हुआ, ताकि आगामी आने वाले एग्जाम में आप किसी तरीका से फेल ना हो जाए। हम आपको पूर्ण रूप से प्रिपेयर करके रखेंगे ताकि सवाल किस तरीका से भी हो, सवाल तो आप ही फोड़िएगा कि तू मांझी है रे, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। इसी तौर पे जैसे मांझी द माउंटेन फिल्म में बोला था, अखबार छापने वाले लोग, जो अखबार छापने वाला था व्यक्ति, वो बोला था कि मांझी जी अखबार छापना इतना आसान होता है क्या? बड़ा प्यार से बोला था कि मांझी जी अखबार छापना इतना आसान होता है क्या? तो मांझी जी जवाब दिए थे कि पहाड़ों तोड़ने से मुश्किल होता है क्या? तो प्यारे बच्चों, बात सही है कि अखबार छापना आसान नहीं होता है, लेकिन पहाड़ तोड़ना भी इतना आसान नहीं था। जिस दौर में छेनी हथौड़ी से पूरे पहाड़ को तोड़ करके पूरे गांव के लिए रास्ता बना दिए, आप उस दौर की व्यक्ति को सोचिए कि वो मानव नहीं महामानव व्यक्ति थे। तो क्या हम लोग एक एग्जाम को फोड़ नहीं सकते हैं? फोड़ेंगे। हमारे में है उतनी क्षमता कि हम एग्जाम कंट्रोलर को भी
क्वेश्चन बनाने पे मजबूर कर देंगे। इतनी जबरदस्त तैयारी रखेंगे अपने आप में कि वो क्वेश्चन किसी तरीका से पूछे, सवाल की जवाब तो आप ही करोगे। तो चलिए आगे देखते हैं। इसीलिए हम आपको पूर्ण रूप से प्रिपेयर कर रहे हैं कि आप बेहतर तरीके से इसको अपनी मजबूती के साथ तैयारी रखिए कि आगे कितना भी तूफान आए हम उस तूफान में उड़ नहीं जाएं, बाकी डट के सामना करें। तो डट के सामना आपको इसी तरीके से करना होगा जो मेरा स्ट्रेटजी था 8 घंटे वाली। 8 घंटे पढ़ाई करना है, 8 घंटे सोना है और 8 घंटे खेलना कूदना है। इंजॉय करते हुए अपने लाइफ को जीना है भी और पढ़ाई को भी चलाना है, लेकिन ज़्यादा इंजॉय में नहीं डूबना है क्योंकि अभी का मज़ा बाद में सजा का रूप ले सकता है। और अधिकतरों लोग का ज़िंदगी बर्बाद हुआ है। हम सभी लोग को ये एक सूचना देना चाहेंगे कि भाई बहन लोग जितना भी हैं, जो भी एक दूसरे के संपर्क में हैं, एंटरटेन कीजिए, उसको एक्सप्लेन मत कीजिए अपने लाइफ में, ताकि जो अभी महत्वपूर्ण समय चल रहा है वो फिर लौट के नहीं आने वाला है। तो हम चाहते हैं कि इस समय को आप सही तरीके से यूज करें और सही प्रक्रिया में अपने पहले मुकाम को हासिल कर लें, फिर प्यार मोहब्बत बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, इसलिए जो भी लोग पढ़े हैं अभी प्यार मोहब्बत के चक्कर में, तो हम चाहेंगे कि उतना ज़्यादा समय ना दें हर चीज़ों पे। अगर उस तरीका जो ज़्यादा समय लेने वाले हैं सीधे माना कर दीजिए, नौकरी के बाद मिलते हैं तुमसे, हम याद करना होगा करना, नहीं तो फिर बाय बाय। इसलिए पहले सफलता की प्राथमिकता दीजिए। यार प्यार मोहब्बत तो होना ही है। अगर आपके पास पैसे हैं तो फिर एक नहीं आप 10 से प्यार करोगे, 10 मोहब्बतें आ जाएगी। तो चीज़ों को समझिए और ये सारी चीज़ें में टाइम इन्वॉल्व ना करें। दूसरी तीसरी चीज़ जो लत लगने वाली सिस्टम है, रील्स है, इंस्टाग्राम का स्क्रॉल करते जाते हैं आप लोग, क्या मज़ा मिलता है उसमें? कुछ खास है क्या? कभी रील्स के बजाय आप लोग घंटों की क्लास कर लीजिए, किसी भी टीचर का कर लीजिए। मैं कभी ये नहीं बोला हूँ कि जो क्लास कर रहे हैं आप हमसे ही पढ़िए, नहीं, आप किसी भी टीचर से पढ़िए। सारे टीचर अपने आप में बेस्ट होते हैं, हम किसी भी टीचर का बुराई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम भी बड़े बड़े टीचर के साथ काम कर चुका हूँ, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे पढ़ा चुका हूँ। तो मुझे इतना ज़रूर अनुभव हो गया है कि हर टीचर अपने आप में वन होते हैं, लेकिन स्टूडेंट वन नहीं बन पाते हैं। इसलिए नहीं बन पाते हैं क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं होता है टीचर पे। अब जैसे हमारे ऊपर किसी का भरोसा नहीं होगा कि इतनी कम उम्र के टीचर हमें क्या पढ़ाएंगे, इससे तो ज़्यादा जानकारी मैं जानता हूँ। हो सकता होगा आप हमसे सीनियर होंगे, आपको हमसे बेहतर जानकारी होगा, लेकिन ये भी बता सकते हैं कि जो जानकारी आपके पास हो आपको समझाने का बेहतर ज्ञान नहीं होगा। जो भी जानकारी हो उससे कहानी हो सकता है ज़्यादा मेरे पास थोड़ा कंटेंट हो सकता है उससे कम कंटेंट हो, लेकिन जितना कंटेंट हो हम बताने का जरूर आपको प्रयास करेंगे। हम ये नहीं समझते हैं कि हम अपने आप में महान टीचर हैं, हमारे पास भरपूर जानकारी है, नहीं, लेकिन जितना जानकारी है पर्याप्त जानकारी है आपको नौकरी दिलाने का। तो हम वादा करते हैं कि सीरीज का इसलिए नाम रखे थे कि अब की बार नौकरी हमारी, इसी बार, हम बार बार की बात नहीं कर रहे हैं, इसी बार नौकरी हमारी की बात कर रहे हैं। और इस बार ही अगर 6 मंथ हमारे साथ रह गए तो हम वादा करते हैं आपको रोजगार हम दिलाने में मदद करेंगे। सरकारी दिलाओ या प्राइवेट दिलाओ, प्राइवेट नहीं होता है, हम दिलाएंगे आपको रोजगार। मेरे पास भी कई प्रकार की टीम है, टेक्निकली टीम से लेकर के हर चीज़। कंप्यूटर के क्षेत्र में निश्चित रूप से आपको हम जॉब दिलवाने वाले हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो। तो चलिए, टेंशन नहीं लेना है, पढ़ाई तन मन से कीजिए, अभी रोजगार के फेरा में रहना भी नहीं है। ठीक है, नौकरी करो तो सरकारी, नहीं तो बेच लो भैया तरकारी। ठीक है, सरकारी क्या है, सरकारी में थोड़ा सा दिक्कत यह है कि आप ब्रांच में जाके सोए भी रहोगे ना यार, पेमेंट तुम्हारा बनते रहेगा, लेकिन प्राइवेट में आप सो नहीं पाइएगा, आपकी सुख चैन सब गंवाना पड़ेगा। लेकिन थोड़ी सी सरकारी स्टेबल हो जाता है, मेंटलिटी से थोड़ा गांव समाज में थोड़ा इज्जत प्रतिष्ठा ज़्यादा मिलता है, इसलिए सरकारी को अहमियत देते हैं और देना भी चाहिए। चलिए ठीक है, आइए तो देखते हैं, हम आपको ज़रूर बनाएंगे यार। आइए चलिए, 1964 में IBM 360 का ये हुआ। PC जो बना 1970 में बना, और इंटरनेट हमारा शुरुआत हुआ कब से, 1960 में बनकर तैयार हुआ। ठीक है, आगे है पर्सनल कंप्यूटर की उपलब्धता। पर्सनल कंप्यूटर की उपलब्धता 1980 के दशक में हुआ था। ये पर्सनल कंप्यूटर की उपलब्धता ने लोगों को जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। यह उपकरण अब हमारी दैनिक जीवन शैली में अनिवार्य हो गए हैं। प्यारे बच्चों, पर्सनल कंप्यूटर की उपलब्धि इतनी ज़्यादा बढ़ गया 1980 के दशक के बाद कि वो पर्सनल कंप्यूटर की उपलब्धता लोगों के जीवन को पूरी तरह बदल दिया, पूरी की पूरी तरह बदल दिया। कि कंप्यूटर के जरिए आज कोई भी वर्क नहीं हो पा रहा है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में, पहले हम लोग नौकरी का जब फॉर्म भरते थे
हमारे भैया लोग, हमारे जो सीनियर थे, वो जब फॉर्म भरते थे तो ऑफलाइन में भर के जमा करते थे पोस्ट ऑफिस के द्वारा, उसकी फिर कॉल लेटर आता था, तब एग्जाम देने जाते थे। लेकिन कंप्यूटर की उपलब्धता आज इतना आसान कर दिया है कि आप घर बैठे मोबाइल से फॉर्म को अप्लाई कर देते हैं और एडमिट कार्ड भी मोबाइल में ही डाउनलोड कर लेते हैं और बस प्रिंट आउट निकाल करके एग्जाम देने चले जाते हैं। कितनी आसान हो गया है टेक्नोलॉजी। तो क्यों ना हम टेक्नोलॉजी की जानो, क्यों ना टेक्नोलॉजी से परिचय हो जाए कि आगामी आने वाले दिन में किसी प्रकार का हमें परेशानी ना हो। तो ये था, जीवन शैली को अनिवार्य कर दिया। अब स्मार्टफोन्स, ये कंप्यूटर का इतिहास के बारे में हम अभी तक चर्चा कर रहे हैं आप लोगों के बीच में। स्मार्टफोन और टैबलेट, 21वीं सदी के आरंभ में स्मार्टफोन और टैबलेट के उपयोग को बढ़ाना हुआ, ठीक है, 21वीं सदी में, ठीक है, जिसने आधुनिक कंप्यूटर के अवसर खोले गए। यह संक्षिप्त इतिहास दिखाता है कि कंप्यूटर कैसे मानव समाज में गहरा प्रभाव डाला है और वह तकनीकी प्रगति का माध्यम बन गया है। कंप्यूटर हमारे जीवन में क्या कितना प्रभाव डाला है, वो आपको खुद प्रभाव अभी महसूस हो रहा होगा कि हम यहाँ पढ़ा रहे हैं और आप अपने घर से बैठ के पढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हमें जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि सर ये जो कंप्यूटर बनाए तो बनाए कौन, क्योंकि बनाए इसके लिए हम ये लाइन गलत है कि कंप्यूटर बनाए कौन। तो कंप्यूटर बनाने वाले यही महान गुरु हैं जिनका नाम चार्ल्स बेबेज है, जिन्हें फादर्स ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किन्हें कहा जाता है? सर जी अभी आप इतने बताया उसके महान व्यक्ति कौन थे, किसने बनाया इस चीज़ों को? तो इन्होंने ही बनाए जिन्हें फादर्स ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज का जन्म 26 दिसंबर 1791 को लंदन के एक बैंकर बेंजामिन बेबेज के पुत्र के रूप में हुआ था। एक युवा के रूप में बेबेज बीजगणित में अपने स्वयं के प्रशिक्षक थे, जिसके प्रति उनका गहरा लगाव था और अपने समय के महाद्वीपीय गणित में अच्छी तरीका से पढ़े हुए थे ये व्यक्ति, ठीक है। कंप्यूटर के जनक, जिसका उत्तर है चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के जनक कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज के गणना इंजन कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का प्रागैतिहासिक सबसे बड़ा प्रसिद्ध रहा है इनके लिए। कंप्यूटर शिक्षा का पिता कौन है, उसके लिए भी जवाब यही हो जाएगा कि 26 दिसंबर 1791 से 18 अक्टूबर 1871 के एक अंग्रेजी बहुज्ञ, एक बीजगणितीय, दार्शनिक, आविष्कारक और मैकेनिकल इंजीनियर बेबेज ने डिजिटल प्रोग्राम में कंप्यूटर की अवधारणा की शुरुआत की। कुछ लोग बेबेज को कंप्यूटर का जनक भी मानते हैं। क्यों नहीं मानना चाहिए, जिन्होंने इतने महान कार्यों से हम लोग को आज कार्य को आसान कर दिए हैं, तो हमें उन्हें क्यों नहीं कंप्यूटर का जनक मानना चाहिए। कंप्यूटर का पिता इन्हें इसी वजह से जाना जाता है, ठीक है। कंप्यूटर की खोज कब हुई? दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर मैकेनिकल कंप्यूटर था, जो साल 1822 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, लेकिन इसका डिजाइन मौजूदा कंप्यूटर की तरह बिल्कुल नहीं दिखता था। साल 1837 में चार्ल्स बेबेज ने पहला जनरल मैकेनिकल कंप्यूटर प्रपोज, जिसका नाम एनालिटिकल इंजन रखा गया था, एनालिटिकल इंजन रखा गया था, ठीक है। भारत में कंप्यूटर कौन लगाया था? तो भारत के पहले डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो वो HEC 2M था, जिसका निर्माण ब्रिटिश ने किया था। इस कंप्यूटर का आयात कर कोलकाता स्थित भारतीय सांख्यिकी संस्थान में 1955 ईस्वी में लगाया था। भारत में कब लगाया मेरे प्यारे बच्चों? डेट याद रखिएगा आप लोग, डेट को कभी भी हम कोई भी क्वेश्चन में डाल सकते हैं, ठीक है। इसलिए कोलकाता स्थित भारतीय सांख्यिकी संस्थान में 1955 ईस्वी में भारत का पहला कंप्यूटर लगाया गया था, जिसका नाम HEC 2M था। विश्व का प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो ENIAC इसका उच्चारित नाम है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर का संक्षिप्त रूप है। यह एक पहला आम उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, ठीक है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण एक लाइन है आप लोग के लिए, जो कि आपको जीवन में एक ऊर्जावान बनाने में मदद करने वाला ये लाइन है। मैं इस लाइन को एक बार पढ़ूं कि ये जिंदगी हंसी है, इससे प्यार करो, अभी है रात, सुबह का इंतजार करो। मेरे प्यारे बच्चों कि ये जिंदगी हंसी है, इससे प्यार करो, अभी है रात, तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है तुम्हें, खुद पे रखो भरोसा, प्यार भी आएगा और परिवार भी आएगा।
मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बहन लोग, मैंने बताया कि ज़िंदगी हंसी है, इससे प्यार करो, ठीक है। अभी है रात, सुबह का इंतजार करो, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है तुम्हें, खुद पे रखो भरोसा, प्यार भी आएगा और परिवार भी आएगा। इसलिए आप अपने आप को, खुद का ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने गुरुजनों का और अपने बड़े से, अपने माँ पिता का और अपने से बड़े लोगों का सम्मान रखें दिल में। तब तक कर लेते हैं हम विदाई, मिलते हैं अगले ब्रेक, अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू आप सभी लोगों का। जय हिंद।